अड्डा में आज हम दूसरे हिस्से में बात करेंगे आनंदी पटेल की। आनंदीबेन पटेल को जब 2014 में गुजरात में मुख्यमंत्री पद संभालने की जिम्मेदारी मिली तो बीजेपी को गुजरात में चुनौती का सवाल दूर दूर तक नहीं था। 3 बार मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी की पकड़ गुजरात पर मजबूत थी, लेकिन प्रधानमंत्री बने तो जिम्मेदारी किसी को देनी ही थी। महज 2 साल बाद लेकिन गुजरात में तस्वीर बदल गई है। पहली बार कांग्रेस को मौका नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी भी कमजोरी भांपकर रेस में शामिल हो गई है। पाटीदार आंदोलन, दलित उत्पीड़न, सारे मामलों में आनंदीबेन सरकार के एक्शन पर सवाल उठे हैं और इसलिए आज जब आनंदीबेन पटेल ने फेसबुक पर अपने इस्तीफे की जानकारी दी तो सवाल उठ रहा है कि क्या ये वाकई उनका इस्तीफा था या फिर उनकी छुट्टी कर दी गई। गुजरात में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और राज्य में हर 2 साल के बाद होने वाली महत्वपूर्ण वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी जनवरी 2017 में आने वाली है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पूर्ण समय मिले, इसलिए मैंने 2 माह पहले पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के सामने इस जिम्मेदारी से मुक्त होने की विनती की थी। नवंबर में उनके 75 साल समाप्त हो रहे हैं और क्योंकि जो नया व्यक्ति पार्टी लाना चाहती है उसको एक समय मिलना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने स्वयं अपने पद से मुक्त करने के लिए पार्टी को रिक्वेस्ट की है। अब इन्होंने जो पत्र मुझे लिखा है मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखूंगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर निर्णय करेगा। ओके, तो इनका कहना है कि चूंकि नवंबर में आनंदीबेन 75 साल की हो जाएंगी इसलिए वो इस्तीफा दे रही है। उन्होंने 2 महीने पहले इसकी जानकारी दे दी है और खबर तो ये आ रही है कि बहुत ही जल्द एक नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। हम पूछ रहे हैं कि क्या रिटायरमेंट के बहाने आनंदीबेन की एक्चुअली छुट्टी कर दी गई, क्योंकि इतने सारे बड़े केसेस मिसहैंडल हुए गुजरात में। इस पर आप जवाब दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर जाके, लेकिन फिलहाल हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान भी हमारे साथ बने हुए हैं और यमल व्यास जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से, अहमदाबाद से। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले जफर इस्लाम जी, असली कहानी क्या है? देखिए, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा वही सच्चाई है। खुद से चीफ मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि वो 75 टर्न हो जाएंगी नवंबर में और किसी सीनियर आदमी को या कुछ नए चेहरे को मौका देना चाहिए। ये उनकी अच्छी सोच है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और जब उन्होंने फैसला किया है उसको पार्लियामेंट बोर्ड में डिसाइड किया जाएगा, डिस्कस होगा और उस पर जो डिसीजन होगा वो लोगों को तक पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एक परंपरा चली हमारे पार्टी में, जो 75 साल जब हो जाता है तो लोग खुद से रिजाइन कर देते हैं। जैसे आपने देखा कि अभी पिछले महीने में नजमा हेपतुल्ला जी वो जब मिनिस्ट्री का जब ये किया गया था तो उस वक्त उनको नहीं हटाया गया था या उनकी कोई हेर बदल नहीं हुई थी। लेकिन जब वो अब वापस आए यूएस से और उन्होंने देखा जब वो 75 साल से ऊपर हो चुकी है तो उन्होंने खुद से अपना इस्तीफा दे दिया पार्टी हाईकमान को। तो लेकिन कलराज मिश्रा जी तो ने नहीं दिया। अच्छी परंपरा है और इसको जफर इस्लाम जी, कलराज मिश्रा जी ने तो इस्तीफा नहीं दिया है। नहीं, कलराज मिश्रा जी देखिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक अच्छी परंपरा है। जो लोग अगर इस पे कर रहे हैं, अगर खुद से डिसीजन ले रहे हैं, वॉलंटरी डिसीजन है, अगर वॉलंटरी डिसीजन है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वॉलंटरी डिसीजन तो एक तो है नहीं, ये आप लोगों का रूल है। रूल कभी वॉलंटरी नहीं होता, रूल होता है और इसमें इसलिए ही समझ में नहीं आ रहा क्योंकि 2014 में जफर इस्लाम जी, मैं बता दूं क्यों ये सवाल है। लॉजिकल कारण है इसके पीछे, क्योंकि 2014 में जब आनंदीबेन पटेल बनी थी मुख्यमंत्री तब सबको पता था कि इस साल के नवंबर में वो 75 साल हो जाएगी। ये कोई राज की बात नहीं थी, ये तो होना ही था। तो कैसे आपने पहले एक मुख्यमंत्री को रख लिया जिनको चुनाव के पहले निकलना पड़ेगा? देखिए, चुनाव अभी नहीं हो रहा, चुनाव होने में टाइम है। वो 75 साल अभी हो रही है नवंबर में, थोड़ा टाइम देना चाहिए। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि नवंबर से पहले हटके उन्होंने अपना डिसीजन लिया कि 2 महीने पहले ही डिसाइड किया। ये उनकी अच्छी सोच है। शायद वो 75 साल होने के बाद भी कर सकती थी। पार्टी की तरफ से कोई इन पर दबाव नहीं था कि उन्हें रिजाइन करना है। पार्टी अगर वो चाहती तो वो 75 साल के बाद भी कंटिन्यू कर सकती थी। ये उनका अपना फैसला है। एक जो परंपरा चली है उस परंपरा को खुद से वो स्वयं उसके फॉलो कर रही है
और उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। राजीव त्यागी जी, आप लोगों को तो इस डिसीजन की प्रशंसा करनी चाहिए। राजीव त्यागी जी, आप डिसिप्लिन देखिए इस पार्टी में, डिसिप्लिन आप देखिए इस पार्टी में, आप लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए इस पूरी प्रथा की। मैं दो विषयों पर अपनी बात रखना चाहूंगा। पहली विषय तो ये है कि आनंदीबेन पटेल जी, मैं कंप्लीट कर लूं, आनंदीबेन पटेल जी अक्षम थी, माना वो अक्षम थी, लेकिन अब पता चल गया वो ब्रेन डेड भी हो गई है। जो भारतीय जनता पार्टी में परंपरा है अपने बुजुर्गों नेताओं का अपमान करने की और उनको ब्रेन डेड करने की। दूसरी बात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से गुजरात पिछले 12 साल से 14 साल से चल रहा है, वो गुजरात का जो मॉडल जो बेचा गया पूरे देश में, वो मॉडल फ्लॉप मॉडल था। और उसका जो है ना, केंद्र सरकार की आप अगर देखेंगे तो आईने में साफ लगता है कि ना तो कहीं विकास है, ना कहीं अच्छे दिन है, ना कहीं कोई बेहतर जीवन है, किसानों से लेकर नौजवानों से लेकर कॉर्पोरेट से लेकर के एक्सपोर्ट से लेकर के, और रुपया और डॉलर का कंपेरिजन भी कर लें तो उसमें भी आपको कहीं उस मॉडल की। राजीव त्यागी जी, आप लोगों को तो आनंदीबेन पटेल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनके होते हुए आप लोग का यूनिट गुजरात में थोड़ा जीवित हुआ है। तमन्ना जी देखिए, मैं कंप्लीट कर लूँ। जफर साहब देखिए, तमन्ना जी, जफर साहब जी एक मिनट। राजीव जी, आपको ऐसा लगता है कि ये टेप आप जिस शो में पिछले 10 अगर टीवी चैनल पे डिबेट पे होंगे तो आप ये टेप जो है आपका रिटोरिक जो है शुरू कर देते हैं। नहीं, देखिए हमारे शो में कोई टेप नहीं चलेगा क्योंकि सवाल ही अलग होंगे। डोंट वरी जफर इस्लाम। अच्छा, व्यास साहब का एक व्यू ले लेते हैं। व्यास साहब, नहीं, मैं लास्ट मैं कंप्लीट कर लूँ प्लीज। कंप्लीट कर लूँ। ओके। जिस तरह से भय और आतंक का माहौल। राजीव जी, आप कुछ नहीं बात करें, आप 10 गुजरात में कई दिनों से देख रहे हैं, एक ही बात आप रिपीट करते हैं। को दमन किया गया, जिस तरह से गुजरात में लोगों को देशद्रोह के मुकदमे में फर्जी भेजा गया, वो साफ झलकाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक पाटीदार आंदोलन, ऊना का केस, उसके बाद दलितों ने जो आक्रोश दिखाया है, व्यास जी क्या ये बड़े कारण हैं? देखिए, गुजरात में पिछले कांग्रेस के राजीव त्यागी जी ने जो कहा वो ऐसी बातें कांग्रेस 2001 से कर रही है, और उसके बाद कम से कम 8 चुनाव हुए, सब में उनको मात खानी पड़ी है। मतलब ये ग्राउंड रियलिटी कांग्रेस वाले समझ ही नहीं पाते कि गुजरात की पब्लिक को क्या चाहिए। वो गुजरात में आज भी पिछले साल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, पिछले साल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, 6 कॉर्पोरेशन में से 6 में हम जीते। तो पूरा गुजरात आज भी बीजेपी के साथ है, और उसमें ये आंदोलन की बात बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है। इन्होंने आज आनंदीबेन पटेल ने जो जिस प्रकार के निर्णय लिए हैं गुजरात के हित में, जैसे कि पाटीदार आंदोलन के सारे केस। शरद प्रधान जी, अच्छा, यमल व्यास बीजेपी के प्रवक्ता, माफ कीजिए गलती हुई, हमें गलत जानकारी दी गई। यमल व्यास बीजेपी के प्रवक्ता अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि आनंदीबेन पटेल ने बहुत अच्छा काम किया, शायद वो आगे समझा सके कि क्या ये गुप्त राज था कि वो 75 साल की हो जाएंगी। क्या ये लोगों को पता नहीं था कि 73 के बाद 73 और 75 ही आएगा? ओके, शरद प्रधान जी, तमन्ना, मुझे जब ये जफर साहब ये बात कह रहे थे कि जब उनको इस बात की 75 साल का कोई आदमी, अरे साहब बोलने उन्होंने खुद लिखा है, व्यास साहब उन्होंने खुद लिखा है अपने फेसबुक पोस्ट में। हाँ, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ कि अगर वो 75 साल की आज होने वाली थी तो 73 साल पे उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता? ऐसा तो है नहीं कि 2 साल उनको क्यों जल्दी हाफ टर्म के लिए बनाएंगे? कैपेबल थी, सीनियर मोस्ट थी। ओके, ये काउंटर है शरद प्रधान उनका कहना है कि वाई नॉट आप कितने भी मुख्यमंत्री। अरे व्यास साहब जरा बोलने देंगे। अब मुझे तो हंसी आ रही थी जब जफर साहब ये कहानी बता रहे थे कि आनंदीबेन को जब एकदम इस चीज का एहसास हुआ कि 75 की होने वाली है, बड़ा मतलब ये ऐसा लग रहा था कि कोई कॉमेडी शो हो रहा है, पहले भी उनको पता ही नहीं है, सडनली पता लगा। जरा बोलने दीजिए। दूसरी बात व्यास साहब, अरे जरा बोल लेने दीजिए, आप बोल चुके हैं। तमन्ना जी की बोलने की वजह आपकी हॉबी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, टेलीफोन पे हूँ, अन्याय मत करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके पास राजीव त्यागी, आप टेलीफोन पर है तब भी मैं आपके पास आऊंगी। शरद प्रधान को अपना पहला ओपिनियन तो देने दीजिए इस टॉपिक पर। जी, मुझे कहने तो दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ा स्पष्ट है इसमें जो दिखता है कि ये तो बड़ी मजाक वाली बात है कि लोग अपने आप वॉलंटरीली रिजाइन कर देते हैं। लोग अपने आप, इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जहां मुख्यमंत्री स्वयं रिजाइन करते हैं, इस्तीफे लिए जाते हैं, दिखाए जाते हैं कि इस्तीफा दिया गया है,
इस्तीफा लिया जाता है, और इसमें भी बड़ा स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी ने इससे इस्तीफा लिया है। ये अरे सुनिए, आपके ये सब मजाक की वाली बात मत करिए कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा, अमित शाह जैसे अभी कह रहे थे, वो वही मजाक की बात लगती है। अरे डिसीजन एक आदमी लेता है आपके यहाँ, नरेंद्र मोदी ने फैसला ले लिया कि उनको हटना है, तो ये सब बाकी अमला जामा जो पहनाया जाता है ड्रामे के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, वही आप कर रहे हैं जो दूसरी पार्टीज भी करती हैं। और ये जो है, क्योंकि इनको अभी देखिए आजकल नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं दलितों को वो करने में। अमित शाह गए थे कुंभ मेले में, दलितों के साथ स्नान किया। लेकिन शरद प्रधान जी, इस लॉजिक से अगर दलितों को वो करने के लिए और उनको रिझाने के लिए आनंदीबेन पटेल को वो हटा रहे हैं, तो वो खुलकर बोलते हैं कि ये कारण है और आपको नहीं गलत लगा इसलिए हम हटा रहे हैं। नहीं करना चाहते हैं। देखिए वो ये नहीं वो मैसेज ये देंगे, लेकिन उन्होंने उनसे, देखिए वो मैसेज इस तरीके से सटल तरीके से देना चाहते हैं। वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं, देखिए मैसेज अपने आप जा रहा है कि इस वजह से हो रहा है, वरना कोई कारण नहीं है उनसे इस्तीफा लेने का। उनकी वो प्लांट थी वहां पे, वो रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चलाते हैं सरकार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी चलाते हैं, गुजरात सरकार, सबको पता है। तो उनको लेकर के अब ये लग रहा है कि ये जरूरी हो गया है ये दिखलाने के लिए कि नहीं साहब, ये जो इंसिडेंट हो गया है इसकी वजह से हमारी बड़ी बदनामी हो रही है। और क्योंकि डेस्परेशन है इस वक्त दलितों को वो करने का, जिस तरह के कई एक्शंस इस तरीके के रीसेंट पास्ट में हुए, उससे ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं। ऊपर से नहीं कहेंगे क्योंकि इनको अपनी पार्टी में एक आडंबर भी बनाए रखना है, ये नहीं दिखाना है कि हम ह्यूमिलेट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैसेज सटल तरीके से चले जाए, वो जा रहा है मैसेज, बड़ा क्लियर है। और ये देखिए डिसीजन नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। अब नया कोई तो यमल व्यास, आप मान लीजिए ना कि ये डिसीजन आपका है और ये यही दिखाता है कि अगर किसी का परफॉर्मेंस सही नहीं है तो आप एक्शन लेते हैं। प्लीज, पॉजिटिव बात है। नहीं यमल व्यास की बात सुनकर फिर आपके पास आते हैं राजीव त्यागी जी, ये पॉजिटिव बात है यमल व्यास जी, आप मान लीजिए ना कि दिस इज द रीजन। नहीं देखिए, हम मानना इसलिए नहीं चाहते कि इनका काम अच्छा ही है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकते। आप गुजरात पे ग्राउंड पे आकर के देखिए, गुजरात में बहुत अच्छे काम हुए। और आज 7 पे कमीशन का जैसे कि इन्होंने संडे के आपको विजुअल दिखा देते हैं जब दलित समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, कितना आक्रोश है गुजरात में इस वक्त। गुजरात में 1998 से दलित हमारे साथ ही है, और जो 13 सीट दलित की रिजर्व है असेंबली में, उसमें से 10 से ज्यादा हम जीतते आए हैं हर इलेक्शन में। ऐसी बात नहीं है, गुजरात में दलित हमारे साथ ही है और आज भी उसमें कोई अंतर नहीं है उस बात में। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात के सरकार का जो परफॉर्मेंस है वो नरेंद्र मोदी। राजीव त्यागी जी कोई 2 साल के लिए मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? अगर वो 75 के होने वाले 73-74 में क्यों नहीं बन सकते मुख्यमंत्री? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर भी पिछले साल उनका निधन हुआ, वो शायद 80 वर्ष के थे। और पूरे विश्व में उदाहरण है कि जो उम्रदराज नेता हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो कार्यशैली है, वो बहुत देशों के लिए बेहतर रही है। भारतीय जनता पार्टी में मोदी और अमित शाह जी मिलकर के जिस तरह से इनकी दुकड़ी काम कर रही है, कबड्डी की हूतू कर रही है, उससे साफ स्पष्ट है कि वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करना कभी नहीं जानते। और दलितों के विषय में बहुत स्पष्ट कर दूं, हेडगेवार जी से लेकर के, गोलवलकर जी से लेकर के और आज तक मोहन भागवत जी, वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। मोहन भागवत जी जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, जिस तरह से ऊना में दलितों के साथ हुआ, रोहित वेमुला जी के साथ हुआ हैदराबाद में, और सरकार ने जिस तरह से चुप्पी साधे रखे प्रधानमंत्री महोदय को जैसे लकवा मार गया हो, उस शैली में चले गए। जबकि प्रधानमंत्री महोदय ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वो आसमान और जमीन के कुलावे मिला देंगे, लेकिन लोगों को बाटे डाल के भाव पर चल रहा है प्रधानमंत्री जी की वजह से। नहीं तो क्या प्लान, व्हाट इज द प्लान जफर इस्लाम जी? अब इनकी जगह पर आप किसको लाएंगे जो बचे हुए समय में गुजरात में आपके चांसेस सुधार हैं? जफर इस्लाम जी आएंगे नहीं, सत्ता से बाहर जाएंगे, क्योंकि सत्ता कर रहे हैं। जफर इस्लाम जी से सवाल है। सत्ता में रहना चाहते हैं तमन्ना जी, अरे तमन्ना जी, राजीव त्यागी जी एक टेप की तरह बस स्टार्ट हो जाते हैं। उनको आप उनका कोई भी डिबेट सुनिए, इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। मैं बहुत सारे डिबेट इनके साथ रहा, इनका रेटोरिक है, इसके अलावा कोई नहीं। राजीव त्यागी जी, अब ये सुन लीजिए, जहां तक देखिए, मैंने इनके साथ बहुत डिबेट किया, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोल सकते। सिर्फ अमित शाह जी के बारे में, हमारे अध्यक्ष के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में 2-4 गलत बातें कह देंगे, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं इनको बोलने के लिए।
अपनी पार्टी का हिस्ट्री देख ले, अपने पार्टी का हिस्ट्री देख ले, कितने बार इन्होंने चीफ मिनिस्टर को चेंज किया, कितने बार करप्शन के बेसिस पे हटाया है, कितने बार इन्होंने फोर्स करके लोगों को हटाया जाने के। हमारी पार्टी में नहीं, हमारी पार्टी के देखिए, हमारी पार्टी में 75 साल कोई कास्ट डिस्टोर नहीं है कि 75 साल हुए तो रिजाइन कर देना है और आपको हट जाना है। लेकिन ये एक परंपरा चली है, लोग खुद से वॉलंटरी। अरे अभी तो बोला, आप ही ने तो बोला जगह देते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए और हम स्वागत करते हैं। जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, गुजरात में हमने देखिए अच्छा काम किया, बार बार जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। कांग्रेस 2009 में भी ये बात कर रही थी, 2014 में भी, मैं 2004 के भी इलेक्शन में देखा, कभी भी उसको जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन ये हवा बनाने की हर बार कोशिश करते हैं, लेकिन मुंह के बल गिरते हैं। इस बार भी इनका नतीजा यही होगा। इसलिए राजीव ग्रामीण इलाकों में पंचायत के चुनाव थे, जफर इस्लाम, जो 2015 में ग्रामीण इलाकों में पंचायत के चुनाव थे, उसमें एक मरी हुई कांग्रेस का कमबैक हुआ आनंदीबेन पटेल की वजह से। इसलिए तो हम राजीव त्यागी को बोल रहे हैं कि आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए तहे दिल से आनंदीबेन पटेल का, आपको और अरविंद केजरीवाल को मिलकर। नहीं, मैं इस बात से इतना एक स्ट्रॉन्ग गढ़ था बीजेपी का, इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ तमन्ना जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए, हिस्टोरिकली देखिए, बैक टेस्टिंग कीजिए तो जो भी वोट्स पहले भी हुए हैं जिस तरह से, तो उन एरियाज में बराबर गांव में कम हमें वोट मिला, लेकिन हमारे जो शहरी इलाका है बराबर बीजेपी जीती है। और इस बार भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था और आगे आने वाले दिनों में भी जो भी इलेक्शन में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। लेकिन कांग्रेस जो है इस तरह की हवाबाजी करती है, पहली बार नहीं कर रही है। आप देखिए इनके नेताओं का शरद प्रधान सुनिए, शरद प्रधान आगे अगर फॉरवर्ड लुकिंग ले, आप उन्होंने डिसीजन ले लिया है और पूरी तरह से एक प्लान तरीके से आनंदीबेन पटेल ने पहले फेसबुक का पोस्ट रखा। जफर इस्लाम जी रुक जाइए, जफर इस्लाम जी आप हमें देखिए असली कहानी नहीं बताने जा रहे हैं और मैं समझ सकती हूँ कि आप अंदर की बात शायद नहीं बताएंगे। ये खबर आ रही है कि आनंदीबेन पंजाब की गवर्नर बन सकती है, ऐसी भी खबरें आ रही है। फिर से वो 75 साल वाला जो पॉइंट है उस पर सवाल उठ जाता है कि वहां के लिए वो कैसे गवर्नर बनेंगी। शरद प्रधान जी, जो उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया है बीजेपी ने गुजरात में, आनंदीबेन को चेंज करके नया मुख्यमंत्री लाएंगे, क्या ये काफी होगा? क्या ये काफी होगा? मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई अपनी रीबिल्ड कर लेंगे। ये एक डेस्परेशन है, जब उनको लग रहा है कि हमारी स्थिति खराब हो रही है, जो विजिबल भी हो रहा है, जो मोदी के टाइम पे जो गुजरात था उससे बहुत डिटेरियोरेट कर गया है सभी पैरामीटर्स पे। तो नतीजा ये है कि वो अभी करना चाह रहे हैं, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि डैमेज कंट्रोल हो गया, ये इनकी तरफ से अपनी तरफ से एफर्ट है और मुझे नहीं लगता कि इसमें सक्सीड कर पाएंगे। ओके, क्योंकि एक्सपोज होते जा रहे हैं जी राजीव, और ये एक्सपोज होते जा रहे हैं, इनकी कमजोरी एक्सपोज। तो ये है कि 2015 में कांग्रेस ने लोकल बॉडीज के चुनाव में कमबैक किया, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस ये है कि जिस तरह से अनार पटेल जी को मोदी जी ने और आनंदीबेन पटेल जी ने बेनिफिट्स दिए हैं, जमीनों को अलॉट किया, जो भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाएगी तो जांच करेगी। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ऐड करते थे 2014 में कि पटेल साहब की मूर्ति बनाने के लिए हम बड़े बड़े किसानों से अपील कर रहे हैं कि वो लोहा दें। आज पाटीदारों पे वो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करते हैं, पाटीदारों को जेल भेजते हैं, पाटीदारों के आंदोलन। यमल व्यास इसका जवाब दे। यमल व्यास इतना तो आपको मानना होगा कि जैसे जी आपका पॉइंट आप समझे राजीव त्यागी, अब हम जवाब ले ले। यमल व्यास इतना तो आपको मानना होगा कि पिछले 2 साल में जिस तरह की मिसहैंडलिंग और ऐसे सिचुएशन इतने फ्लेयर अप हो गए, इतने बड़े बन गए आनंदीबेन पटेल की जब सरकार थी और अभी भी वो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसा होगा जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे। ये तो आप मानेंगे? देखिए, हर लीडर की अपनी लीडरशिप की स्टाइल होती है, काम करने की पद्धति होती है, लेकिन किसी भी लोकतंत्र में आंदोलन होना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सीधी बात ये है कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से, कुशलता से इसको हैंडल भी किया था। और आज पाटीदार आंदोलन सिर्फ मीडिया के लिए है, यहाँ भूमि पर कुछ नहीं है।
और जितने केसेस भी हुए थे उनमें से 90% से ज्यादा केसेस विड्रॉ भी सरकार कर चुकी है। हर प्रकार से जो प्रॉब्लम थी पटेलों की, पाटीदारों की, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी लाई गई है जो अमल में है और इनका लाभ भी ले रहे हैं सब। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से, और ऊना की जो घटना है जिसका जो दलित आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, वो किसी प्रकार का आंदोलन नहीं है। वो ऊना में एक लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू था और दलितों को जिन लोगों ने ये क्राइम किया था उनको पकड़ लिया गया है, कड़ी से कड़ी कलम लगाई गई है इंडियन पिनल कोड की। गिरफ्तार किया, वो एक टर्निंग पॉइंट था। जी शरद प्रधान जी, हार्दिक पटेल को जो अचानक से गिरफ्तार किया, फिर दलित वाले केस में, ऊना वाले केस में जो रिएक्शन हुआ, ये ऐसी चीजें हैं जो पुलिस ने पहले किया था। देखिए इनको फौरन ये बात, जब इस बात का एहसास हुआ नरेंद्र मोदी के स्तर पे कि जिन लोगों को गाय के नाम पर झूठा फंसाया गया, ये सबको मालूम है कि मरी हुई गाय की जो स्किन होती है उसकी स्किनिंग करना सफाई, और उसको जो काम करते हैं वो कुछ दलित कम्युनिटीज हैं वही करती हैं, उनकी रोजी रोटी वही है। आप ये नहीं पता किया कि गाय अपने आप से मरी थी या मार दी गई, और उसके पीछे पड़ गए और उन लोगों के साथ जो जुल्म किया गया, इससे ज्यादा दलित विरोधी मानसिकता और क्या हो सकती है। अपनी गाय के कैंपेन को बढ़ाने के लिए दलितों के साथ अत्याचार किया। जब ये एहसास होने लगा कि इससे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तब इन्होंने इस तरह की कार्रवाई करी है। और बाकी ऐसे समय पर इसका जवाब देना चाहूंगा। ओके, इसका अगर हम राजनीतिक ओके यमल व्यास जी, एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, अगर इसका राजनीतिक विश्लेषण करें, ये देखिए, ये इंसिडेंट ऐसे समय पर हुआ जब यूपी पंजाब में भी चुनाव आने वाले हैं, वहां पर भी दलित पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। मैं बहुत ही शॉर्ट में क्या गया है, बिल्कुल तमन्ना आपने बिल्कुल कहूंगा कि ये दलित और नहीं दलित वाला कोई विषय नहीं था, और जो करने वाले थे वो ना तो बीजेपी के दूर दूर तक कोई कार्यकर्ता थे, और जो थे वो सारे ओबीसी थे, कोई अपर कास्ट वाले नहीं थे। अरे व्यास साहब, आप तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्टरी बात करते हैं। ओबीसी थे। नहीं देखिए, नहीं, जो मैं आपको अभी हमने बात की है कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, एक मिनट यमल व्यास जी, क्योंकि हमने पूरे शो में आज लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की है, वहां पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार की जिम्मेदारी है, तो यहाँ पर गुजरात में आनंदीबेन पटेल की जिम्मेदारी नहीं है जफर इस्लाम? अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, आप कभी कहेंगे कि कभी नहीं है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह होता है। नहीं, हमने सीआईडी क्राइम इसका इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, मिस हैंडलिंग रही जी। तमन्ना जी, नहीं तमन्ना जी ऐसा है। तमन्ना जी देखिए, सबसे पहले तो उस घटना की जितने भी निंदा की जाए कम है। हम बिल्कुल दलित विरोधी नहीं है, और न हमारी सरकार कभी दलित विरोधी हो सकती है। आप देखिए, पिछले 2 सालों में जो हमने दलित कम्युनिटी के लिए जो काम किया है, पिछले 67 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया है। तो ये बोलना है कि हम दलित विरोधी नहीं, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं सोसाइटी में जो इस तरह के काम करते हैं, उनको पकड़ना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि वो हमने पूछा कि क्या आनंदीबेन का रिटायरमेंट के नाम पर जो इस्तीफा हुआ है उसके पहले असली कहानी क्या है, क्या वाकई उनकी छुट्टी कर दी गई है? तो ज्यादातर लोग जिन्होंने हमारे पोल में हिस्सा लिया वो कह रहे हैं कि हाँ, उनकी छुट्टी कर दी गई। अब सवाल है कि इस डैमेज कंट्रोल के बाद जिस तरह की अपॉर्चुनिटी, मौका कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नजर आ रहा था, क्या वो खत्म हो गया है? गुजरात की पॉलिटिक्स में एक नया ट्विस्ट आया है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ इस दूसरी डिबेट में जुड़ने के लिए। नमस्कार।